दोस्तों यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप साइंस स्ट्रीम यानी मैथ्स लिए हुए हैं, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज के हम अपने वीडियो में आपके 7 अध्याय 7 से लेकर पूरे 13 अध्याय तक का फुल रिवीजन विद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के साथ और साथ में आपके प्रश्नों के साथ कि कौन से प्रश्न जो आपको परीक्षा पूछा जाएगा, साथ में दोस्तों विकल्प भी। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसे विकल्प बन जाएंगे, चाहे कोई भी विकल्प आ जाए। दोस्तों आप आइए दोस्तों वीडियो में अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर अध्याय 7 जो कि आपका समाकलन दोस्तों आपकी भाग 2। पहले मैं आपको बताया भाग 2 और अगले वीडियो में दोस्तों बताएंगे भाग 1। तो भाग 2 का जो पहला पार्ट है दोस्तों वो है अध्याय 7, जिसके दोस्तों पार्ट का नाम है समाकलन इंटीग्रल्स। इसके दोस्तों कुछ हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं। यदि आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ जो विकल्प है वो 8 नंबर के आना है दोस्तों। विकल्प आना है दोस्तों 8 नंबर के। यदि आप इतने फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपसे कोई भी विकल्प गलत नहीं हुआ। 8 में 8वां विकल्प आपके दोस्तों सही जाएंगे, क्योंकि जो इससे है दोस्तों 6 नंबर की जो सही जोड़ी आना है तो वो ये फॉर्मूले से बनेगी, और जो 2 विकल्प एक्स्ट्रा है दोस्तों वो सॉल्व करने वाले आएंगे, उनको हम आपको बताएंगे किस तरीके से विकल्प पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों उसी से रिलेटेड सवाल, क्योंकि सवाल आपके यहाँ से 2 नंबर के ही सवाल आना है, 2 अंक के 2 सवाल आना है दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल ज्यादा कुछ खास बड़े नहीं आना है, नॉर्मल सवाल आना है, सिंपल सवाल आना है। तो वो बताएंगे कि कौन से सवाल है जो इस पार्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं समाकलन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दोस्तों यहाँ हमने लिख दिए। x की पावर n दोस्तों, यदि x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला होता है समाकलन का x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। क्योंकि दोस्तों समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन के बाद हमेशा एक अचर राशि आती है दोस्तों, यहाँ पर प्लस का c भी सब में लगा सकते हैं। हमने यहाँ दोस्तों नहीं लगाया है, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी समाकलन करते हैं तो उसके साथ एक अचर राशि जरूर आती है दोस्तों, जिसको हम c मान के प्लस करके लिख लेते हैं। dx है दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि अचर राशि, यानी अगर यहाँ कोई भी अचर राशि होती है तो अचर राशि का समाकलन हमेशा x होता है दोस्तों, प्लस में c हम कर सकते हैं, आपको याद रखना है। 1/x का दोस्तों log x होता है। इसी का दोस्तों जस्ट अपोजिट अवकलन भी होता है, आपको याद रखना है। इसका जस्ट अपोजिट क्या चलता है दोस्तों, अवकलन। यानी इसी को हम उल्टा करते हैं तो दोस्तों ये अवकलन दिए गए हैं और सीधे सीधे लेके तो ये समाकलन दिए गए हैं, आपको याद रखना है। उल्टा अवकलन होता है, सीधा जो समाकलन लिखे हुए हैं, और इसका जो उल्टा होगा वो दोस्तों इसका अवकलन होता है। e की पावर x का e की पावर x होता है, cos x का sin x समाकलन होता है, sin x का माइनस के cos x होता है, sec x स्क्वायर x का tan x होता है, sec x tan x का sec x होता है, cos x स्क्वायर x का माइनस के cot x होता है, cos x cot x का माइनस के cos x होता है। dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का। आपको अच्छे तरीके से जरूर याद करना है, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम ए स्क्वायर कर दें तो याद रखना आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स बटा ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ कर देना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यदि यही मान माइनस में है तो दोस्तों ये होता है कॉस इनवर्स का मान। यदि यहाँ पर ए स्क्वायर आया था तो यहाँ जाएगा एक्स बटा ए। 1 पर एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों tan इनवर्स एक्स का। यदि यहाँ पर एक की जगह पे ए स्क्वायर आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोस्तों इसका फॉर्मूला आया था 1 अपॉन ए, यहाँ हो जाता है एक्स अपॉन ए। तो आपको याद रखना ए के रूप में भी जो tan इनवर्स का ही बनेगा, बट ए आ जाएगा। माइनस में है दोस्तों तो cot इनवर्स एक्स का होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो sec इनवर्स एक्स का होता है, माइनस के dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो cosec इनवर्स एक्स का होता है। a की पावर x है दोस्तों, इसका समाकलन होता है a की पावर x बटा log e a या log a बस लिख सकते हैं। ये दोस्तों कुछ विशेष फॉर्मूले दिए गए हैं। ये दोस्तों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं और साथ में आपकी सही जोड़ियों में आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a log x माइनस ए बटा x प्लस ए। dx यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप थोड़ी सा बस माइनस का चेंज हुआ, फॉर्मूला बदल गया। बराबर टी है ए प्लस एक्स, ऊपर पहुंच गया प्लस और नीचे आ गया माइनस। ये दोनों सेम है, बस ऊपर प्लस माइनस का अंतर है। अंडर रूट एक्स को माइनस ए स्क्वायर, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 1 माइनस ए स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर होता तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, लेकिन अगर उल्टा हो जाए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये बन जाता है लॉग का, आपको याद रखना। प्लस में है दोस्तों तो यहाँ देखिए आप
माइनस वाले में यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस वाले में यहाँ प्लस लगा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस में दोस्तों तो देखिए आप सर पूरा प्लस में लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो ये अपना होता है एक्स बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों ये कुछ विशेष फॉर्मूले हैं जो पूछ लिए जाते हैं, आपको कभी कभी डायरेक्ट नहीं बनने लगता है। दोस्तों याद रखना tan x का समाकलन होता है log sec x, इसको माइनस का log cos x भी लिख सकते हैं। cot x का होता है माइनस के log cos x, इसे हम log sin x भी लिख सकते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री में कुछ विशेष फॉर्मूले यदि आपने याद कर लिए तो 8 अध्याय से आपसे 7 अध्याय से आपसे सवाल भी बन जाएंगे और दोस्तों विकल्प भी बन जाएंगे, जो भी आएंगे तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से सीख। अब हम बताते हैं आपको सवाल कि जो विकल्प में है वो सवाल किस टाइप के विकल्प में आएंगे और कैसे आपको उनको हल करके उनके मान निकाल के सही विकल्प को चुनना है, चाहे वो आपके सही विकल्प में आ जाए, चाहे आपके वो खाली स्थान में आ जाए या एक शब्द में उत्तर आ जाए, कैसे आपको उसको करना है। तो दोस्तों देखते हो इस तरीके के सवाल आपके आएंगे। इसके दोस्तों ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं इसमें, यानी विकल्प में भी आ सकता है तो हो सकता है इसके ऑप्शन भी दिए जाए, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये खाली स्थान में भी आ जाए तो ऑप्शन नहीं होंगे, सत्य सत्य में आ जाए तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, उसमें मिलान कर लेंगे। एक शब्द में आ जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि इसका उत्तर ना हो, क्योंकि एक शब्द में कभी आंसर नहीं दिए जाते। दोस्तों हम आपको बताते हैं इस तरीके से अगर आते हैं तो कैसे इनको हम हल कर सकते हैं, कैसे हमें इनके विकल्प लगाना है। मान लो कोई भी ये 6 है विकल्प के आ जाते हैं अपने में, पहला आ जाता है इसका हमें मान दोस्तों 1 नंबर में ये सवाल है और ये आ चुका है, हमें इसका दोस्तों करना प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज का मतलब होता है दोस्तों समाकलन, क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, आपको याद रखना। अवकलन का उल्टा समाकलन, तो अवकलन को क्या लगा दोस्तों प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब अवकलन का उल्टा यानी समाकलन। समाकलन के लिए दोस्तों क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन लगाना है, पीछे लगा देना है dx। अब x की रूट है, रूट को हम दोस्तों लिख सकते हैं 1/2, अलग कर लेंगे। रूट एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी, घात जो है वो 1/2 हो जाएगी माइनस। अब चूंकि दोस्तों समाकलन कर रहे हैं तो प्लस में हम इसके सी, हमने आपको बताया कि समाकलन में फॉर्मूला लगाते हैं तो प्लस में सी कर सकते, तो बाद में कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो जो हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा x की पावर n का, यहाँ पर हमने लिखा भी था क्या होता है, चूंकि दोस्तों x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस का 1। यहाँ लगा लेंगे फॉर्मूला n प्लस का 1 बटा n प्लस का 1। इसमें देखें दोस्तों n प्लस का 1 बटा n प्लस का 1, और चूंकि समाकलन किया तो प्लस में एक अचर राशि c भी ले सकते हैं, हम लोग को c अचर राशि ले लेते हैं समाकलन करने के बाद। सॉल्व करने इसको 2 एकम 2 और 1 x की घात 3/2, यहां देखें 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 एकम 2 में से गया, 2 एकम 2 में से गया माइनस का 1/2, 2 में से गया प्लस का, सॉरी दोस्तों प्लस का 1/2, 2 में से गया बच्चे प्लस का 1/2, प्लस आ गया सी। आंसर कितना, 2 बटे वाला दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा तो 2x की घात 3/2 बटे आ गए 3 प्लस 2 बटे ऊपर पहुंच जाएगा 2x की घात 1/2 प्लस आ जाएगा सी, को दोस्तों जी बन गया अपना आंसर। तो ऑप्शन में जो इस टाइप का दिया रहेगा उसमें दोस्तों हम टिक कर देंगे ऑप्शन को और अपना आंसर कहलाएगा, चाहे एक शब्द में आ जाए, चाहे खाली स्थान भरने के लिए आ जाए या सही विकल्प चुनना हो, तो ये दोस्तों इसको इतना सॉल्व करके और जो भी आंसर होगा अपना उसको टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखते इस तरीके का दूसरा दोस्तों d/dx fx दिया गया है। जिसमें f2 इतना है दोस्तों ने यहां से fx निकाला, तो जब भी दोस्तों यहां से हमें d/dx हटाना पड़ता है तो अवकलन का उल्टा क्या होता है दोस्तों समाकलन, तो यहां से dx से हम हटाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों समाकलन, क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है जब भी d/dx हटता है तो बराबर में समाकलन आ जाता है, क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। फिर से देखिए यहाँ पर n प्लस की 1 का फॉर्मूला होगा, तो 3 प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे देखो 3 प्लस का 1, x का 4 जाएगी दोस्तों ऊपर तो हो जाएगी माइनस के 4, तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समाकलन किया है तो प्लस में आ जाएगा c। अब यहां पर देखें हम fx
तो 4x3 और 1/4 माइनस माइनस हो गया प्लस x3 4 में से गया x−3 4 में से गया माइनस 3 क्योंकि दोस्तों माइनस माइनस तुमने प्लस ले लिया तो यहाँ 4 में से क्या बच गया 3 से 3 कटा 4 से 4 कटा। ये देखिए आप fx बराबर अपना आ गया कितना का x3 4 माइनस में दोस्तों तो इसको नीचे ले जाएंगे तो बटे पहुंच जाएगी प्लस का आ जाएगा इतना तो अपना आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों अगर इतना ऑप्शन में तो यही आंसर है लेकिन इसमें थोड़ी और शर्त बढ़ा दी है। उन्होंने कहा यदि f2 बराबर 0 है तब fx बताइए आप। f2 बराबर कितना दोस्तों 0 f2 बराबर है 0 यानी यहां पर अगर हम x यहाँ पे 2 रख देते तो इसका क्या बन जाएगा 0 यानी 0 क्योंकि f2 की जगह 2 रखा तो क्या बन गया 0 2 की घात 4 2 की घात 3 प्लस किस 2 को 4 बार 16 2 को 3 बार तो होगा कितने 8 प्लस का एडिशन है दोस्तों 8 6 48 की 8 यहां से जाएगा 4 8 में 8 4 12 प्लस का है 1/8 दोस्तों यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 28 से होगा 29 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 129 बटे आ गया दोस्तों 8 जी अपना सी का मान। अब सी का मान हम यहाँ पे रख देंगे क्योंकि हमें तो आंसर में क्या चाहिए दोस्तों हमें चाहिए कब मान f(x) का जब f2 बराबर 0 दिया तो यहाँ पर रख देंगे मान f(x) कितना आएगा 4/1/x3 और प्लस सी का मान कितना माइनस के 129/8 और जी हो गया दोस्तों अपना। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे या सही विकल्प होगा उसमें हम भर देंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे अपना तीसरे नंबर का आ गया इंटीग्रेशन इसकी घात 9 प्लस 10 की पावर x log 10 और अपॉन में दिया गया दोस्तों x की घात 10 प्लस का 10 की घात x। जब भी दोस्तों अवकलन में देख लेना कि नीचे और ऊपर कोई बड़ी संख्या दी गई तो पहले देखना क्या जो नीचे मान दिया गया क्या उसी का अवकलन है ऊपर या नहीं है। अगर उसी का अवकलन है तो हमें मान लेना है माना कि x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर मान लिया दोस्तों हमने यहाँ पर t मान तो x की घात 10 का अवकलन करते हैं ऐसी कंडीशन मानते हैं तो उसमें अवकलन किया जाता है। तो अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 10 आ जाएगा आगे और n माइनस 10 से 1 बच जाएगा 9। यहां दोस्तों a की पावर x का अवकलन क्या होता है तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू लॉग e a कितना है यहाँ पर 10 जी हो जाएगा dx बराबर आ गया dt। आप देखिए क्या इसका मान एक सा आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों एक सा आ रहा है इसका मतलब है कि इस पूरी की जगह पे हम dx का dt मान सकते हैं और इसका मान दिया अपन ने t 1/t का हो गया दोस्तों log t और समाकलन किया तो प्लस में आ गया c यहां से log t का रख लेंगे मान तो log t का मान कितना है x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस का c और जी कहलाएगा दोस्तों अपना आंसर। तो इस तरीके दोस्तों देखिए बहुत ही सरल सवाल है विकल्प देखकर भी हम लगा सकते हैं लेकिन चूंकि दोस्तों हमें सॉल्व करके देखना है क्योंकि अगर खाली स्थान में आ गए तो कैसे करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और देखें जैसा ठीक है और देखते हैं तीसरा देखा अगला देखते हैं चौथा 5वां 6वां दिए गए हैं। दोस्तों इस तरीके से विकल्प भी आपको जरूर सीखना है कोई भी ऐसा ना हो कि आपसे ना बने ऐसा नहीं हो। देखिए अब चौथे नंबर का है सबसे दोस्तों क्या देखते हैं इसका कोई फॉर्मूला ऐसा बनता है क्या इसका कोई भी फॉर्मूला बन रहा है इसको ऊपर ले जाते हैं अगर मान लो हम तो क्या है दोस्तों जी बन जाएगा कॉसेक और जी बन जाएगा सेक। क्या कॉसेक और सेक का कोई फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स का कोई फॉर्मूला बनता है तो दोस्तों नहीं होता सिंगल फॉर्मूला होता है साथ में फॉर्मूला नहीं बनता। तो इसको पहले कन्वर्ट करें कुछ मानने में तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स का कर देंगे इसमें गुणा क्योंकि दोस्तों जी तो जहां का दिया गया है ये तो जहां का था इसमें हमने कॉस का कर दिया अपने से गुणा कॉस स्क्वायर का तो कॉस स्क्वायर कर देंगे इसमें भाग। अब यहां पर हम देखेंगे तो दोस्तों जी कॉस और जे कॉस दोनों चले जाएंगे ऊपर या सीधा यहां लिख लें कॉस कॉस ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स जे कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
तो जी देखिए साइन बटे कॉस बन जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स dx। अब दोस्तों एक सेक को तो मान सकते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो जो सर्वसमीका होती है। अब यहाँ पर टेन मान लेंगे ठीक, क्योंकि दोस्तों टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। बस यही तो आपको याद रखना है, यही तो सवाल आना है सिंपल पेपर में। नीचे कुछ ऐसा बनेगा जिसको आप मान लेंगे तो ऊपर जितना बच जाएगा उसका अवकलन ऊपर दिया जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको लगा देंगे मान के। माना कि टेन एक्स बराबर टी, तो टेन का मान क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया। बस यहां हमने इसका मान रखा तो 1, टेन का मान रखा हमने टी, तो हो गया टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का मान पूरा डी टी बन गया। यहाँ टेन स्क्वायर इसको हमने टी माना तो टी स्क्वायर बन गया। यहाँ दोस्तों हमने लगा अपॉन में कर लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। यहाँ देखिए आप टी स्क्वायर और बटे टी स्क्वायर बचा। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो टी स्क्वायर तो ऊपर चला गया तो टी स्क्वायर बन गया माइनस का, टी और माइनस के 2 हो गया, और यहाँ टी स्क्वायर कैंसिल बच गया 1। अब इसका अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्या होता है दोस्तों n प्लस के 1 बटा n प्लस के 1, और अचर राशि का अवकलन होता है दोस्तों t, जिसके सापेक्ष किया जाता है, और साथ में आता है अचर राशि c। अब यहाँ पे t की घात -1 बचा, 2 में से गया -1 बचा, प्लस का t बचा, प्लस का c बचा, माइनस आ गया t दोस्तों माइनस में तो कहां जाएगा बटे में। अब t की वैल्यू रख लिया यहां से, क्या माना t को 10x, t का मान कितना माना दोस्तों 10x, प्लस का आ गया c और g आ गया अपना। दोस्तों इस तरीके से हम लगा, कोई भी सवाल आ जाए लगाना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको समझना है कि अगर आप किस तरीके से इसको पहले सॉल्व कर लें, कैसे इसको मानो, फिर हम इसको हल करें। और अगर इसको दोस्तों हम हल करना चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं। देखिए आप एलसीएम ले लें, अगर इस केस में एलसीएम ले सकते हैं, इस केस में गुणा हो जाएगा बटे में, तो सॉल्व भी कर सकते हैं। आज चाहे तो 10 को दोस्तों हम कॉट बना सकते हैं, एक बार 10 क्या होता है दोस्तों कॉट एक्स होता है। तो किसी जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आप बना सकते हो, वही ऑप्शन को आपको टिक करना है। देखते हैं अब अगले नंबर का दिया गया जैसे 5वां देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स। पहले दोस्तों क्या करेंगे, अपन अलग अलग हम अपन में कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, अलग अलग हम अपन में कर लेंगे। सबसे साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कॉस ऊपर गया दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स बन गया, साइन ऊपर गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं तो जान पूरे काम को कर दें dx का। दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है दोस्तों माइनस के cot x, माइनस जीरो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x, चूंकि समाकलन किया तो प्लस में आ जाएगा c और जी बन जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम जी वाला लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों लगाना, सिर्फ आपको याद करना कि किस मेथड से इसको डायरेक्ट लगाना। तो आप जिस तरीके का सवाल भी आ सकता है तो सवाल भी आपको सॉल्व करना, विकल्प आता है विकल्प भी ऐसे ही सॉल्व करना। 6वें नंबर का देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए e की पावर x इंटू एक्स दिया गया, इसका अवकलन ऊपर जितना होता है चाहे करके देख ले। क्या होता है दोस्तों फर्स्ट तो सेकंड का अवकलन x का 1 हो जाएगा, फिर होता है दोस्तों सेकंड फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। कॉमन लेने यहाँ पर e की पावर x, तो देखिए दोस्तों ऊपर जितना सेम बच गया, बिल्कुल देखिए बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल सेम बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान रख लेंगे, क्या बन जाएगा ये पूरा dx का पूरा तो dt बन गया ये। यहाँ देखिए cos स्क्वायर बचा और इस पूरी को मान लिया हमने t, cos ऊपर जाएगा दोस्तों बन जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का जो समाकलन होगा वो उसको tan t प्लस का c, t का रख लेंगे यहाँ से मान और आ गया अपना आंसर। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरीके से करके देखना है। कोई भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा जो दोस्तों ना बने। समाकलन के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, समाकलन मेथड हमने आपको बता दी है कि जिसका डायरेक्ट समाकलन होता है डायरेक्ट कर देना है, मान के होता है तो उसको मान के समाकलन करना है। अब दोस्तों देखते हैं हम, इससे आपको ध्यान रखना है 8 विकल्प प्लस 2 नंबर के 2 सवाल।
यानी 8 4 12 नंबर का इस टॉपिक, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 12 नंबर सबसे बड़ा चैप्टर है अपना, जो सबसे ज्यादा नंबर का है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब देखो दोस्तों, हम अपना अगला अध्याय यानी 8 स्टार्ट करते हैं। 8 9 सब बताएंगे आपको एक एक। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें दोस्तों बताएंगे 1 से लेकर आपके 6 तक के अध्याय। ठीक है तो दोस्तों, जो दोस्तों ये सवाल लिखे दोस्तों, यहीं से आपका एक 4 नंबर का सवाल भी आएगा इसी टाइप का, और एक आएगा इसी में से कोई भी एक विकल्प, मतलब इसी टाइप का एक विकल्प भी पूछा जाएगा। अब दोस्तों बता रहे आपको किस तरीके से हमें इस सवालों को लगाना। जैसे दोस्तों देखते थे, वक्र दिया गया, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया गया, जो रेखा x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पाद में निकालना है। इस टाइप का दोस्तों भी बना दूंगा। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर है दोस्तों इस टाइप बनेगा जी। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो इस टाइप बनेगा, एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ बनता है। हमें एक ही टाइप निकालना है, यानी सिर्फ यहां पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखें x बराबर 1 है, मान लो यहां पर अपने 1 है, और यहां पर जी कितना है दोस्तों 4 है। अब 1 है तो इसको हम 1 0 मान सकते हैं क्योंकि एक्स अक्ष पर है, इसको हम 0 4 0 मान, क्योंकि ये भी एक्स अक्ष पर। हमें इनके बीच के क्षेत्रफल को निकालना है कि कितना होगा दोस्तों, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस टाइप से। तो सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा √x। अब हमें निकालना है x बराबर 1, x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x बराबर 1 व x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र, घिरे क्षेत्र का क्षेत्र। दोस्तों क्षेत्रफल की बात होती है तो आपको देखना, अगर x अक्ष के लिए हमें निकालना है तो लिमिट तो पहले x अक्ष की लगाना है, 1 से 4 है, और x अक्ष के लिए निकालना है दोस्तों तो इसका जो फॉर्मूला होता है y dx, और y अक्ष के लिए अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है x dy। आपको ये याद रखना है। y dx की वैल्यू कितनी है √x दोस्तों x पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। सिर्फ इसका हमें फॉर्मूला लगाना, क्या होता है x की घात n का n प्लस का 1 वटा n प्लस का 1, ध्यान रख देना हमें इसका मान दोस्तों। यहाँ पर 1/2 n प्लस का 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 कम 2 और 1 3/2, 1 से आ जाएगी यहाँ पर 4, और यहाँ देखेंगे 2 कम 2 और 1 3/2, तो 3/2 पलट जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों 2/3। यहाँ रख लेंगे हम मान, पहले तो 4 रखेंगे, तो 1 की घात रखेंगे दोस्तों। यहां देखें हम तो 4 का मतलब होता है 2, और 2 की घात पहले 3 तो कितना हो जाएगा 8। 1 की घात 4 दोस्तों कुछ भी उसका नाम से 1 ही होता है। 8 में से क्या बच गया 7, तो आंसर है 7 दूनी 14/3। चूंकि दोस्तों क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल को हमेशा इकाई वर्ग स्क्वायर में लिखा जाता है, और क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, आपको याद है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट ऐसा लगा सकते हैं, इसी टाइप का देखिए दोस्तों 4 नंबर का सवाल, तो इसी टाइप का सवाल देखिए, वक्र दिया गया है। अब यहां देखिए आप y अक्ष से निकालना है, एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र। ठीक है, तो y बराबर y अक्ष वक्र y स्क्वायर आप क्या करना है, हमें 4x दिया गया, और y अक्ष एवं y बराबर घिरे क्षेत्र, y और 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां देखिए दोस्तों x की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4 अब यहां देखिए आप y के लिए निकालो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस यहां आपको याद रखना है क्षेत्रफल हमें निकालना y अक्ष से घिरे, तो 0 से 3 की हो जाएगी लिमिट, और y के लिए निकाला तो सूत्र होता है x dy। जी आपको रखना x के लिए y dx, y के लिए x dy। अब यहां पर रखते हैं मान, x की वैल्यू कितनी यहां से y स्क्वायर y की घात 4/4, सॉरी y की घात 2, y का 2/4 पीछे आ गया। ठीक है, y की घात 4/4 तो आ गया कॉमन, अब y की घात 2 तो क्या होता है n प्लस का 1/n प्लस का 1। यहां रख ले लिमिट का मान, तो 1/4 आ गया, एक बार रख ले यहाँ पर 3, तो 1/3 और कॉमन ले लो तो कितना हो गया 3 चौके 12, एक बार रख ले यहाँ पर 3 और एक बार रख ले यहाँ पर 0, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/12 और 3 का हो जाएगा 27, जो हो जाएगा 0, 3 चौके 12 3 9 27, आंसर आ गया 9/4। क्षेत्रफल लिख सकते हैं इकाई का स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम लगा सकते हैं अपना दूसरा चौथा। 5 में देगा दोस्तों इसी तरीके का बिल्कुल y बराबर x की घात 3,
अब यहां पर एक्स अक्ष से घेरा निकालना है, तो लो डायरेक्ट कितना है, देखो एक्स -2 से 1 की लिमिट है और एक्स की क्या होगा फॉर्मूला, वाई डी एक्स। इसमें रख देंगे हम मान, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की घात 3 डी एक्स। बस यहां मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो दोस्तों एक्स की घात 3 का क्या होता है, एक्स की घात 4/4। बस यहां से देखें तो हम 1/4 ले लें कॉमन, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। 1 की घात 4 का तो 1 ही होता है, 2 की घात का होगा कितना 16। 16 में से क्या बचे माइनस का 15/4। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है दोस्तों, क्या लिखेंगे 15/4 धनात्मक लिख देंगे। और इकाई का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई होता है। तो इस तरीके से देखा दोस्तों हमने पहला, चौथा, पांचवा लगा सकते हैं, चाहे आपके सवाल में पूछे जाए 4 नंबर में, चाहे आपके विकल्प में, इसी तरीके से हमें इसको लगाना है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा और तीसरा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी से बड़े सवाल है और ये 4 नंबर में पूछने की ज्यादा संभावना है। ये जो सवाल है वो आपके 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना है। और जो 3 सवाल बताया दोस्तों, जो आपके विकल्प में आने की संभावना कि वो ये वाले जो सवाल है वो विकल्प में पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से निकालना है। दूसरा देखा दोस्तों, दीर्घवृत्त दिया गया है। दोस्तों दीर्घवृत्त होता क्या है, तो आपको ये पता होगा दीर्घवृत्त क्या होता है, क्योंकि दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण। तो दीर्घवृत्त व्यापक समीकरण होता है x² बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर होता है 1, जहां a ये क्या होता है, x अक्ष का अंतःखंड और y अक्ष का अंतःखंड। अब x अक्ष का कितना दोस्तों a, तो यहां देखिए आप a स्क्वायर, तो यहां पर कितना होगा 16 किसका स्क्वायर है 4 का। यहां देखिए b, यहां 9 किसका स्क्वायर है 3 का। यहां देखिए आप बढ़िया, इस तरीके से हम दोस्तों ग्राफ भी बना सकते हैं, मतलब इसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो ये आप दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं तो पूरा गोला बनेगा। अब दोस्तों इसका है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। अब यहां देखिए आप तो चारों एक समान है, चूंकि त्रिज्या अंतःखंड एक्स अक्ष का बराबर है, जितना यहां है देखिए आप चारों तरफ क्या ऐसा है बिल्कुल बराबर है, जितना यहां है उतना ही यहां है, जितना यहां है उतना ही यहां, क्योंकि ये वृत्त बना हुआ है। तो इसके लिए देखा तो किसी एक के लिए मतलब एक्स अक्ष के लिए निकालें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए हम निर्देशांक को 0 0, यहाँ एक्स के लिए कितना हो जाएगा 0 यानी 4 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 0 और 3, क्योंकि बाई पर 3, तो इनके बीच का क्षेत्रफल यहां से निकालना। अब क्योंकि दोस्तों देखें तो ये चारों एक से है, तो हम इसमें 4 का, जब भी पूरा दीर्घवृत्त का पूछे तो 4 का गुणा कर देते हैं, जब एक खंड का पूछे तो उसमें दोस्तों हम गुणा नहीं करते, एक के लिए निकालते हैं। 2 का पूछता है तो 2 का गुणा कर देते, तो यहाँ पर पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, यदि पूछा कि 1/4 में या प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थ, टोटल पूछा ऑल ओवर क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो यहां से निकाले पहले हम y की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, तो यहां से होगा y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस के x स्क्वायर बटे 16 स्क्वायर। ये गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा गुणा में, और यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आ जाएंगे 16। यहां से दोस्तों रूट हटाएंगे तो हो जाएगा y बराबर 9/16 अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका भी रूट चढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि जे भी तो स्थित है, लेकिन चूंकि रूट चढ़ेगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से निकल आएगा, हमें y की यहां से मान निकल आएगा, निकल आया। हमें निकाला इसका क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको यहां एक गलती नहीं करना है। अब आप सोचेंगे यहां से 3 और 4 लिमिट लगाने, ऐसा नहीं होगा, लिमिट किसी एक की, चूंकि हम एक्स अक्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्स अक्ष की कितनी है, तो यहां देखिए आप यहां से लेके यहां तक है 4 0, तो लिमिट कितनी हुई 0 से 4, जी आपको याद रखना है। लिमिट या तो एक्स अक्ष की लेना है या वाई अक्ष, तो यहां से आपने वाई का मान निकाला या लिमिट एक्स अक्ष की लेंगे, अगर यहां से हम एक्स का मान निकाले तो लिमिट वाई अक्ष की लेते हैं यहां से। अब हम यहां से देखेंगे मान क्या हो जाएगा इसका वाई डी एक्स, मान रखेंगे 0 से 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो दोस्तों, हमें कहा दीर्घवृत्त का जितना एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ एक का हमें निकालना पूरे का, तो कर लेंगे 4 का इसमें गुणा, जी निकल आएंगे बाहर, कितना हो जाएगा 4 गुणे 3/4
और यहाँ दोस्तों 0 से 4 की लिमिट है, या 4 इसका रख लेगा हम मान। तो जी किसका फॉर्मूला है 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर किसका फॉर्मूला, तो अभी हमने बताया आपको 7 अध्याय, इसलिए आपको बताया कि आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में भी उसका यूज होना है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप सवाल नहीं लगा सकते, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिना फॉर्मूले के आप चाहें तो नहीं लग सकते सवाल। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्मूला होता क्या दोस्तों, क्या होता है एक्स बटे 2, याद है आपको क्या होता है एक्स बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बटे 2, और होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो होता है फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब यहां देखिए लिमिट दी गई 0 से 4, तो यहां हल करना, यहां बचा 3, लिमिट रखें 0 पहले तो रखें 4 लिमिट रखते चले, 4 चौके 16 बटे 2 साइन इनवर्स 4 बटे 4, ठीक है 0 लिमिट रखें माइनस का 0 बटा 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 16 बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटा 4, ठीक है। तो यहां हमने लिमिट रखें, क्योंकि माइनस लगेगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। यहां देखिए 4 में से 16 क्या बचा 0, 2 अट्ठे 16 साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया बचा 1, यहां पे देखिए आप 0 का पूरे गुणा होगा 0 बन जाएगा, यहां देखिए 2 अट्ठे 16 8 बचे, और यहां बचा साइन इनवर्स 0। यहां देखिए आप किसका मान है जी 8, अब साइन इनवर्स 1 किसका मान है दोस्तों, तो जो होता है 90 का, साइन 90 का मान होता है 1, जो आपको याद रखना है, और साइन 0 का मान होता है 0, गुणा करने पी चौके 12 पाई इकाई का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा इकाई वर्ग स्क्वायर में हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लगा सकते हैं, आपको वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, इसी टाइप का सवाल है जो आपके 4 नंबर में इस प्रश्नावली से पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे तरीके से इस टाइप के सवालों को जरूर सीख लेना, या तो इस टाइप का सवाल आएगा, या दोस्तों आएगा आपके थर्ड टाइप का सवाल बताते, या इस टाइप का आएगा, तो इनको अच्छे तरीके से सीख ले, और इन वाले सवालों को सीख ले दोस्तों हम विकल्पों की तरह, कि विकल्प आता है तो भी आप आसानी से लगा सकते हो, आपका आर्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन 5 ही सवालों में। यदि आप इन 5 सवालों को देख लेते तो इसी टाइप का सवाल आएगा, चेंज सवाल नहीं होगा, सवाल नहीं होगा कि आप सोचो मेथड अलग हो जाए, सवाल थोड़ी सा बदल सकता है, बट रहेगा इसी मेथड वाले, इसी तरीके से रहेगा जैसा कि हमने आपको भी लगा के बताया। तीसरा देखते दोस्तों, वक्र दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर है 4y एवं रेखा है x बराबर 4y माइनस के 2। सबसे पहले यहां से दोस्तों देखिए हमें 2 दिए गए हैं, जब 2 दिए जाते हैं दोस्तों तो पहले इसको हम किस तरीके, पहले तो वक्र एक्स स्क्वायर का बनता है इस साइड, ठीक है। अब यहां से इस टाइप का वक्र बन गया, जो तो वक्र बन गया इस टाइप का, अब रेखा कैसे बनेगी, तो यहां से निकालते पहले पॉइंट, तो यहां से निकालेंगे y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4y, एक्स इस साइड आएगा x तो प्लस का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 4y, तो y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस के 2/4, जी आ गया आपका फर्स्ट, जी आ गया आपका सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, चाहे तो इसको मान सकते हैं y1, इसको मान सकते हैं y2, या सॉल्व कर लें पहले तो यहां पर क्या करें समीकरण 1 व 2 से, तो पहले तो इसको निकाले मिड पॉइंट, तो यहां पर देखिए y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर बटे 4, यहां देखें y की वैल्यू कितनी है x प्लस के 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के 2, इस साइड आया एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 2 को इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पर 1 बचे, तो 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0। कॉमन लेना है तो x कॉमन, तो यहां बचा x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस के, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या बच जाएगा, देखिए x माइनस 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस का 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया माइनस का 1, यानी देखें तो हमें जो बिंदु मिल चुके हैं, एक है माइनस का 1, मान लो माइनस का 1 कहीं यहां होगा, और प्लस का 2 मान लो कहीं यहां होगा, ठीक है, यहां कहीं भी प्लस का 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस रेखा को, ऐसी जो रेखा होगी वो इस तरीके से अपनी निकल जाएगी, तो रेखा अपने 2 बिंदुओं पर यहां जहां वो काटेगी,
इन दो के बीच का दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकालना है, इनका क्षेत्रफल कितना होगा जी हमें यहां से निकालना है। तो बस आपको याद रखना है, तो क्या हो जाएगा बिंदु x बराबर तब x बराबर -1 व x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता हो लिमिट जितनी है क्या -1 से 2 है और इसका होता है y dx। जी आपको याद रखना क्षेत्रफल क्या होता है y dx। लेकिन जब भी दोस्तों ये वक्र और रेखा दो दिए जाएं तो यहाँ जो y है इसको दोस्तों y1 माइनस y2 में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको याद रखना है क्या होता है y1 माइनस y2 dx। जब भी दो दिए जाए, एक वक्र दी जाए, रेखा दी जाए, प्रबल कुछ भी दिया जाए तो y1 माइनस y2 dx करके फॉर्मूला लगाते हैं। पहला वाला समीकरण इसको दोस्तों y1 मान लेते हैं, दूसरा समीकरण इसको हम y2 मान लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी, यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या गया -1 से 2 आ गया। अब y1 की वैल्यू कितनी यहां से देखें x² बटे हो गया 4 और यहां देखें y2 की वैल्यू कितनी है x प्लस के 2 बटे 4, पीछे आ गया dx। इसको दोस्तों हम सॉल्व कर ले तो देखिए 1 बटे 4 तो कॉमन आ गया नीचे से, तो यहां क्या बचा दोस्तों देखो x² बचा, माइनस का x बचा, माइनस का 2 बचा और यहां हो गया dx। इसमें रख ले हम समाकलन कर लगा लें। लिमिट कितनी है दोस्तों -1 से 2 की लिमिट है। x का 2 क्या होगा, x का 3 बटे 3 फॉर्मूला होता है n प्लस के 1 बटा n प्लस के 1। इसका हो जाएगा x² बटे 2 और इसका हो जाएगा 2x निचर राशि का x होता है। लिमिट में मान रख ले तो 2 की घात 3 बटा 3, 2 की घात 2 बटा 2, 2 गुणे 2 जी हो गया। माइनस इसमें लिमिट रखें तो -1 की घात 3 बटा 3, -1 की घात 2 बटा 2, 2 गुणे -1, 1 बटा 4 आ गया। यहाँ देखें 2 का 3 8 बटा 3, 2 दूनी 4 बटा 2 माइनस के 4, ठीक है। माइनस को कर ले तो -1 का -1 आ गया क्योंकि दिशा में घात है, -1 का सम है तो प्लस हो गया तो माइनस की बटे 2 बचा, माइनस में प्लस हो गया 2। अब इनको हम यहां से सॉल्व कर लें। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 2 दूनी 4, ठीक है। तो 8 बटा 3 हो गया, माइनस का हो गया 4 और 2 6। यहां देखिए माइनस का अंदर कर ले गुणा तो माइनस का हो गया +1 बटे 3, माइनस का हो गया +1 बटे 2, माइनस का हो गया 2। अब इस पूरे को कर ले हम सॉल्व, जो बचेगा वो कहलाएगा अपना आंसर। तो आंसर देखिए कितना आएगा यहाँ पर अपना एलसीएम लें, कितना है दोस्तों 3 3 2, एलसीएम आ गया 6, 3 दूना 6 तो 8 दूनी 16, 6। अब यहां पर तो देखिए आप 3 कुछ भी बटे में 1 है बटे में तो ऐसे पूरा जाएगा तो 3 6 एकम 6 6 36। यहां पर देखिए प्लस के कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2। यहां देखिए 2 तिया 6 तो 3 एकम 3। यहां देखिए 1 छक्का 6 तो माइनस के 6 दूना 12। अब यहां पर सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा 36 और 12 48 हो गए। 48 में से 16 और 2 18 3 21, 48 में से दोस्तों 21 घटा दो कितना बचा 7 27, कितना बचा दोस्तों 27 बटा बचा 6 माइनस काट दो 3 नाम 27, 3 दूना 6, आंसर आ गया माइनस के 9 बटे 8। क्योंकि दोस्तों माइनस में आंसर हमेशा प्लस में ही रखा जाता है, आपको याद रखना है। इकाई वर्ग क्षेत्रफल कोई माइनस में होता ही नहीं। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आया दोस्तों हम लगा सकते हैं, बहुत ही आसान। तो 8 पिछले को आपको सिर्फ यही सवाल को फोकस करना है और इसी टाइप के जो भी सवाल आपके एग्जाम्पल दिए गए उनको आपको लगाकर जरूर देखना। तो विकल्प भी यहीं से आपका आ जाएगा और सवाल भी आपका। दोस्तों और देखते हैं अपना अध्याय 9। दोस्तों मैं अपना अध्याय 9 अवकल समीकरण। दोस्तों यहां से जो अपना एक आना है विकल्प और एक आना है 4 नंबर का सवाल। दोस्तों जो विकल्प आना है उसमें पूछा जाएगा आपके अवकल समीकरण की कोटि पूछा जा सकता है या अवकल समीकरण की घात पूछा जा सकता है, या दोस्तों इसके अलावा हो सकता है कि आपसे ये पूछ देगा किसी विशिष्ट हल में यदि कोई भी अवकल समीकरण की कोटि का है, मान लो d3y/dx की घात 3 कोटि का अवकलज है तो इसके 3 कोटि का अवकलज है, ठीक है। दोस्तों इसके व्यापक हल में चरों की संख्या कितनी होगी, तो जितने कोटि का होगा व्यापक हल में जो इसके चरों की संख्या होगी उतनी होगी। तो इसमें कितने चर होंगे दोस्तों 3 चर होंगे। कितने होंगे 3 अचर होंगे। जितने कोटि का होगा उसके व्यापक हल में उतने ही अचर होंगे। ऐसे यहां पर होता है जितनी कोटि का है और उसका विशिष्ट हल पूछा गया दोस्तों
तो विशिष्ट खंड में जो अचरों की संख्या होगी वो होगी शून्य। तो जी आपको याद रखना है, जितनी कोटि का है उतने उसमें अचर होते हैं व्यापक खंड में, और जितनी कोटि का है उसके विशिष्ट खंड में हमेशा शून्य अचर होते हैं। अवकल समीकरण की कोटि और घात। तो कोटि कहलाती है तो कितने बार अवकलन किया गया है, जितने बार अवकलन किया गया है वही कहलाती है इसकी कोटि। जैसे यहां पर देखिए आप, इसका अवकलन कितने बार हुआ है, डी बाई डी एक्स एक बार है, कोटि कितनी होगी इसकी एक। यहां देखिए आप डी टू डी एक्स डी टू बाई डी वाई, यानी यहां पर 2 बार अवकलन हुआ है या एक बार अवकलन हुआ या एक बार अवकलन, कितने बार हुआ, मैक्सिमम 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि कितनी होगी 2। यहां देखिए कितने बार अवकलन हुआ, 3 डैश मतलब 3 बार अवकलन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ई की पावर वाई डैश आ गया है, यानी ये बहुपद नहीं है, एक समीकरण ही नहीं बना जी। क्या बना दोस्तों, ये समीकरण ही नहीं बना, और जब समीकरण नहीं बनेगा तो इसकी कोटि तो पता चल जाएगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना घात नहीं बने। तो कितनी कोटि का, 3 बार हुआ अवकलन, तो पता चलेगा कितनी कोटि का है, 3 कोटि का, क्योंकि 3 बार हुआ है। यहां पर देखें कितने बार हुआ मैक्सिमम, d3 dx कितने बार हुआ मैक्सिमम 3 बार, तो कितनी कोटि हो गई इसकी 3। जितने बार इसका अवकलन हुआ है वही कहलाती है उसकी कोटि। अब बात होती है घात की, तो घात देखते हैं जितना उच्चतम अवकलन, यानी जितने सबसे ज्यादा बार इसका अवकलन हुआ है उसकी घात कितनी। यहां देखिए एक बार अवकलन हुआ है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, कितनी होगी घात इसकी 1। यहां देखिए इसका 2 बार अवकलन हुआ है, इसका 1 बार हुआ है, तो इस 2 बार अवकलन मैक्सिमम अवकलन देते, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा 2 बार हुआ तो इसकी घात है, कुछ नहीं है, तो घात कितनी होगी इसकी 1। यहां देखिए ये तो बाई, जब भी बाई डैश किसी के बटे में हो या किसी के घात के रूप में हो तो ये बहुपद नहीं बनेगा, तो इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित घात होगी, वो क्या होगी इसकी अपरिभाषित होगी। इसमें देखिए आप घात कितनी है, तो मैक्सिमम कितना है, डी 3 है, मैक्सिमम कितना है 3 बार है। अब 3 बार की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो घात कितनी हो जाएगी 1। जब घात कुछ भी नहीं कितनी होती है, तो ऐसा नहीं करना कि आप जे घात 3 है तो आप जे घात 3 लगा दो, वो घात 3। मैक्सिमम अवकलज देखेंगे, फिर उस अवकलज की देखेंगे घात, तो जो मैक्सिमम जो सबसे बार अवकलन हुआ है उसकी घात जितनी होगी वही कहलाएगी इस बहुपद की घात। तो आपको याद करना है इस अवकल समीकरण की घात। तो कोटि कहलाती है जितने बार उसका अवकलन किया गया है, घात कहलाती है उच्चतम अवकलन की घात कितनी चढ़ी वो कहलाती है उसकी घात। तो वो पहले एक बहुपद बनने के लिए एक अवकल समीकरण होना चाहिए। घात रूप में आ गया तो जो अवकल समीकरण नहीं है तो उसमें घात हम नहीं निकाल सकते। जैसे ऐसा आ जाता डिवाइड, मान लो यहाँ पर cos x है, इस टाइप का बना देते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स। दोस्तों यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स कॉस के अंदर कोण के रूप में आ गया, तो ये भी एक अवकल समीकरण नहीं होगा, तो इसमें भी घात नहीं निकाल सकते। तो आपको यही याद कर लेना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में कोई ना कोई जरूर आएगा इसी प्रकार का। तो आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि 3 टाइप के सवाल दिए गए हैं। 9.4 प्रश्नावली का है, 9.5 प्रश्नावली का है, 9.6 प्रश्नावली का है। तीनों दोस्तों अलग अलग मेथड से लगना है सवाल, मतलब है अवकल ही समीकरण, लेकिन बस मेथड लगाने की सबकी अलग अलग है। इसी टाइप के आपको सवाल सीख लेना है, इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में जरूर आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मेथड क्या है, जब भी कोई सवाल लगाना है तो सबसे पहले आपको याद दिमाग लगाना है कि क्या इस समीकरण में हम x और y के मान अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे यहां देखिए e की पावर x tan y dx बराबर, इसको पक्षांतर ले जाए तो माइनस का हो गया, y के दोस्तों अलग ले जाएं, x के अलग ले आए, x के अलग ले आए हम, y को अलग ले आए। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, फर्स्ट मेथड लगा के देखना, सवाल जो भी आ जाए फर्स्ट मेथड देखना है कि क्या हम इनको अलग अलग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखिए आपको हमने इनको अलग अलग कर लिया है, अब अगर आपने इसको अलग अलग कर लिया है तो ये बहुत आसानी से हमारा सवाल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आप चूंकि x अलग होगा y अलग होगा, इसको डायरेक्ट लगा लें, माइनस का गुणा कर लें, e की पावर x हो गया प्लस का, 1 हो गया माइनस का, इंटीग्रेशन क्योंकि समाकलन करना है, sec स्क्वायर y अपॉन आ गया tan y, इंटीग्रेशन dy, e की पावर है। दोस्तों इसको मान लेंगे, माना कि e की पावर x माइनस बन रहा मान लिया हमने u, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx बराबर आ गया du। तो यहाँ देखिए बहुत आसानी से मान लेंगे, क्या बन जाएगा, e की पावर x dx का मान क्या बन गया, du बन गया, तो यहाँ आ गया u। इसी तरीके से इस साइड देखो हम मान सकते हैं tan y
बराबर भी, तो 10 का अवकलन होता है 10y का sec स्क्वायर बाई डी वाई बराबर डी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने मान बना लिया, क्या बन गया 1 अपॉन sec स्क्वायर डिवाइड तो बन गया dv और 10y को क्या मान लिया बनना v। दोस्तों प्लस में कर लेते हैं c, चूंकि हम समाकलन कर रहे हैं तो चाहे तो लास्ट में समाकलन करने के बाद इसको प्लस में हम c कर सकते हैं, चूंकि हम समाकलन कर रहे हैं। तो 1/v को क्या हो जाएगा दोस्तों log u, 1/v का हो जाएगा log v। दोस्तों प्लस जब भी हो इसको हम log या बिना log कुछ भी c मान सकते हैं, आपको याद रखना है। तो जब हमने इसको c मान लिया, ठीक है, तो log c हो गया। जी क्या होता है दोस्तों अचर राशि, जब भी हम समाकलन करते हैं तो एक अचर राशि c को लेते हैं, हम c को सिंगल भी ले सकते हैं, log के साथ भी ले सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा c ले। मान लो आपको log नहीं लेना तो आप सिंगल c भी यहाँ पर लेकर रख सकते हैं, क्योंकि एक अचर राशि जरूर आती है, तो हमने यहाँ पर c ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ मान रख लें log u की वैल्यू कितनी है, यहां से देखा हमने किसको माना e की पावर x माइनस 1 को माना। यहां देखें log v, तो log v पक्ष अगला तो माइनस के होगा, सेट आया तो v की वैल्यू कितनी है, लिखा हुआ 10y बराबर हो गया c। यहां देखिए दोस्तों log आ गया जी, log जब माइनस में है तो क्या रख सकते हैं हम दोस्तों बटे में रख सकते हैं जी, आ गया दोस्तों। अब अगर हम c को दोस्तों log c मान लेते, चूंकि अचर राशि है c को हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि c एक अचर राशि है, आपको याद रखना। तो चाहे तो अगर हम log c को log मान लेते तो देखिए यहाँ से log से log कैंसिल हो जाएगा और जी आ जाएगा अपना आंसर। यानी अगर हम c को यहाँ पर log c मान लेते हैं क्योंकि c क्या है एक अचर राशि है, क्या दोस्तों एक अचर राशि है, तो log c को दोस्तों हम log c भी मान सकते हैं, आपको याद रखना है। सिंगल c मान लें या आप इसको log c भी मान सकते हैं, log से log कैंसिल हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर। इस तरीके से हल हम निकाल सकते हैं, गुणा भी करके हल इसका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम इसको तो ये अपनी फर्स्ट मेथड, एक्स के अलग करना है, वाई के अलग करना है। सेकंड टाइप की दोस्तों मेथड है, अब इसमें देखिए आप एक्स वाई साथ में आ गया, साथ दोस्तों आप घातें देंगे, इसकी घात कितनी है 2, 1 और 1 कितनी हो गई 2, यहां देखो 2, यहां देखो। जब भी घातें समान हो चर की तो जो होते हैं समघात के समीकरण, और समघात के समीकरण जब भी आ जाए तो इनमें सबसे पहले हम dy अपॉन dx का मान निकालते हैं। समघात किया तो dy dx का मान निकालें, तो यहां गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब यहां पर हमें y बराबर vx मानना है, क्या करना y बराबर समघात के समीकरण में y बराबर vx मान के चल रहा है, अवकलन कर लेना है तो dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट सेकंड का अवकलन तो x का हो जाएगा 1, सेकंड फर्स्ट का अवकलन तो इसका हो जाएगा v का dv अपॉन dx, यानी सीधा आ गया v प्लस के x dv अपॉन dx। यहां रख लेते हैं मान, तो dy dx का मान क्या हो जाएगा v प्लस के x dv अपॉन dx। यहां देखिए एक्स स्क्वायर y का मान हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर x इंटू y का मान हो गया vx। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, देखिए दोस्तों कॉमन तो यहाँ बचा 1 प्लस का v स्क्वायर, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन तो यहाँ बचा 1 प्लस का v, और एक्स स्क्वायर कट गया। यहां से हम कर लेते हैं पक्षांतर v को, तो 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v माइनस का हो गया v, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस का v माइनस का v स्क्वायर, v स्क्वायर यहाँ पे कट गया, यहाँ बचा x dv अपॉन dx। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, तो x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस v बचा 1 प्लस के v बचा। यहाँ से दोस्तों हम v को कर लेते हैं अलग और x वालों कर लेते हैं अलग, तो v को इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा v ऊपर और 1 माइनस v आ जाएगा नीचे, पीछे आ जाएगा dv, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x और साथ में आ जाएगा dx, क्योंकि x इस साइड आएगा। अब इसको हम पहले तो तोड़ के कर लें, क्या कर सकते हैं इसको अगर माइनस की भी कर लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग देकर देख लें इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस v, ठीक है साइड, यानी इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। देखो दोस्तों एक का एक होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यानी v, यानी इसको इस तरीके से हम रख के इसको हम क्या रख लें माइनस का 1 इसको रख लें 2। देखिए दोस्तों 1 माइनस v गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा v, 2 में से 1 गया बच जाएगा 1, यानी इसको हम ऐसे भाग देकर तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको भाग देकर हम इतना तोड़ सकते हैं।
बस ले लेंगे इसका हम इंटीग्रेशन। ये तो जाके था जी बन गया दोस्तों क्या log 1 माइनस बी का। साथ में देखिए यहाँ पर माइनस का भी है तो करेंगे तो माइनस का एक बच जाएगा, दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस एक का हो जाएगा भी और यहाँ हो जाएगा log, ठीक है। यहाँ प्लस के चार तो क्या मान सकते सी मान सकते हैं, क्योंकि अचर राशि लेना तो सी ले लेंगे हम। इसको यहाँ हम सॉल्व कर लें, इसको सेट लाएं 1 माइनस बी, दो घात गई तो माइनस की 2 हो गई, लॉग एक्स साइड लाए माइनस के हो गए, बी को साइड लाए तो बी प्लस के हो गए सी। यहां रख ले मान तो लॉग लॉग बटे में पहुंच जाते हैं, बी प्लस के सी बटे में कर लें 1 बटे क्या आ गया 1 माइनस भी, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू आ गया एक्स बराबर बी प्लस के सी। अब यहां से देखिए हमें रख लेना है मान तो अपना आ जाएगा आंसर। देखिए मान क्या रखा, तो यहां माना था हमने y बराबर वी एक्स, तो y बराबर वी एक्स है तब v बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, v है तो y एक्स का हो जाएगा इसके बटे में, रख ले मान y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स y अपॉन एक्स प्लस यहाँ देखिए पहुंच जाएगा जी, स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स कट जाएगा और जे एक्स पहुंच जाएगा ऊपर, बड़ा आ जाएगा वाई बटे एक्स प्लस सी। इतना दोस्तों हम आंसर कर सकते हैं, चाहे तो और भी सॉल्व कर ले, नहीं करना तो यही हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसके ऑप्शन में 5 नंबर का सवाल। पहला था दोस्तों डी है, तीसरे नंबर का जो सवाल है एक्स dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसको दोस्तों हमें लगाना है क्या, dy एक अवकल समीकरण बनाना है पहले हमें, तो इसके देना है x का भाग पूरे में, एक x यहाँ से कट गया, देखिए यहाँ से हमने x का दे दिया भाग। अब दोस्तों जो अवकल समीकरण होता है ये बन गया dy अपॉन dx प्लस के px बराबर q के रूप का बन गया, जहां p की वैल्यू यहां देख लें py p की जगह कितना है यहाँ पर 2 बटा एक्स और q की जगह पे यहाँ पर देखिए कितना है x log x। सबसे पहले निकाले दोस्तों इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, जो होता है इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। p की वैल्यू जो दी गई है 2 बटे x, 2 आगे आ जाएगा, 1 बटे x का हो गया दोस्तों log x, तो इसको करेंगे log को अंदर ले जाएंगे, घात 2 को 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगी घात बन जाएगी, e और log इसे log हो जाएगा कैंसिल, मान आ जाएगा x स्क्वायर, इंटीग्रेशन फैक्टर है दोस्तों वो आ गया अपना x स्क्वायर। अब निकालना हल, व्यापक हल, इसके व्यापक फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस dx प्लस का c। तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का मान रखना कितना हो जाएगा x स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख ले, ऊपर दिया गया x log x है, x log x क्या है q की वैल्यू है, यहां पर देखिए आप x की घात 3 है, x की घात 2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर कितनी है x की घात 2 प्लस का आ गया c, यहां पर देखिए x स्क्वायर y हो गया यहां देखें x की घात 1 और 2 3 हो गई, log x dx प्लस का आ गया है c। अब यहां पर दोस्तों हम इसको कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा। दोस्तों फर्स्ट हमेशा क्या करते हैं, हम अवकलन को मानते हैं फर्स्ट और समाकलन वाले को मानते हैं सेकंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है, जो होता है इसका फॉर्मूला। प्लस का सी है तो प्लस का सी रख लें। अब x की पावर 3 का क्या हुआ n प्लस के 1 बटा n प्लस के 1, या देखिए log x हो जाएगा 1 अपॉन x, यहां हो जाएगा x की घात 4 बटे 4 dx आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई बराबर x की घात 4 log x बटे आ गया 4, यहां देखिए
एक से कट गया तो 1/4 तो बाहर आ गया, कितना एक्स की घात 3 dx प्लस के सी। तो एक्स स्क्वायर बाई बराबर एक्स की घात 4 log x बटे 4 माइनस 1/4। फिर से देखिए एक्स का 3 क्या हो जाएगा, एक्स का 4/4 प्लस का सी। तो देखिए जी आ गया अपना यहां से इसका आंसर। अब आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व करना है तो आप यही आंसर रखकर सिद्ध कर सकते हैं, यानी मान निकाल सकते हैं, जी कहलाएगा अपना आंसर। तो इस तरह दोस्तों 3 टाइप के सवाल, तीनों को आप अच्छे से सीख लेना, इन्हीं टाइप से पेपर में जरूर आएगा। या तो अलग अलग करके लगाना है, समघात वाला तो भाई भीख मान के लगाना है, और यदि मिक्सचर घाते हैं और इस टाइप का समीकरण बन जाता है कि ये अवकल समीकरण dy dx py बराबर q, तो इसको मिलाना इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, फिर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर में व्यापक करने से मान रख के हल। दोस्तों ये था अपना 9 अध्याय। अब देखेंगे अपना 10 अध्याय। क्या पहले शून्य सदिश, मात्रक सदिश, संरेख सदिश और ऋणात्मक सदिश। तो पहले पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो शून्य सदिश क्या होता है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो। यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है तो उसको कहते हैं शून्य सदिश। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यानी जो भी सदिश दिया गया उसका मान एक है, जिसे हम लिखते हैं a वेक्टर मोड बराबर 1। तो दोस्तों इसका अगर मान 1 है तो इसको बोलते हैं मात्रक सदिश। संरेख सदिश, जब एक ही रेखा के समांतर अन्य रेखाएं उसी पर खींची गई, जब एक रेखा के समांतर अन्य रेखाएं उसी के ऊपर खींची गई हो तो उसे कहते हैं हम संरेख सदिश। ऋणात्मक सदिश दोस्तों, जब इनके मान तो बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, यानी जब सदिश के मान बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो तो उनको कहते हैं ऋणात्मक सदिश। अदिश, अदिश दोस्तों वे राशियां कहलाती हैं जिन्हें मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्हें मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। जैसे अदिश राशि क्या होती है, दूरी, चाल, किसी दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। सदिश वे राशि होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, इन सब में क्या दोस्तों विस्थापन, यानी इन सब में दिशा की आवश्यकता होती है। जिनमें दिशा होता है वो होती है अपनी सदिश राशियां, जिनमें दिशा नहीं होती है वो होती है अदिश राशियां। सदिशों का योगफल, अगर दोस्तों एक त्रिभुज बना हुआ है और एक क्रम से अगर हम सदिशों का जोड़े तो सदिशों का योगफल हमेशा शून्य होता है। सदिशों का योगफल यानी अगर एक क्रम से सभी सदिश ले तो एक क्रम से त्रिभुज के सभी सदिशों का योगफल हमेशा शून्य होता है। और आपको ध्यान रखना, अगर ऐसे एक दिशा में नहीं लेते हैं तो दो सदिशों का योग तीसरा सदिश का परिमाण होता है। दो सदिशों का योग क्या होता है, तीसरे के परिमाण के बराबर होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अगर हम इस तरीके से इनको बदल के लिखते हैं तो इसको दोस्तों कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ये होता है क्रम विनिमय नियम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोष्टक के बाद सी वेक्टर, ए वेक्टर कोष्टक के अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम दोस्तों कहते हैं साहचर्य नियम। कहते हैं दोस्तों साहचर्य का नियम। मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। विभाजन दोस्तों दो प्रकार का होता है, जो होता है अंतर विभाजन का ये फॉर्मूला होता है, बाह्य विभाजन का ये फॉर्मूला होता है। अगर cos थीटा में कोण दिया गया तो cos थीटा में होता है दोस्तों अदिश गुणनफल और sin थीटा में होता है यहाँ पर सदिश गुणनफल। याद रखना, cos थीटा में अदिश गुणनफल, sin थीटा में सदिश गुणनफल, जो होते यानी थीटा ने कोण निकालने के फॉर्मूले। अगर कोई सदिश इस टाइप में दिया गया तो इसके जो आई जे और के गुणांक होते हैं दोस्तों उनको हम कहते हैं दिक् अनुपात। जो आई जे के गुणांक होते हैं उनको कहते हैं दिक् अनुपात। और अगर दिक् अनुपात है तो हम दिक् अनुपात से दिक् को ज्याएं इस फॉर्मूले की मदद से दिक् अनुपात से दिक् को ज्याएं निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हमने गुणा दिया कि इसको कैसे हल, इस टाइप का आ गया, हल कैसे करेंगे तो आपको पता हो जाएगा अदिश और सदिश गुणनफल किस प्रकार करते हैं। आई जे और दोस्तों के, और के बाद पुनः आई। अगर हम आई से जे में गुणा करेंगे दोस्तों क्या हम सदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा दोस्तों, सदिश। सदिश गुणनफल में क्या होता है, समान सदिश का तो होता है 0 और अलग अलग सदिश का होता है उसके तीसरा वाला सदिश। जैसे आई का जे में गुणा होगा तो क्या बनेगा दोस्तों के कैप, जे का के में होगा तो बनेगा आई कैप, के का आई में होगा तो बनेगा जे कैप। लेकिन जो अपना अदिश गुणनफल होता है उसमें उसको याद रखना है आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बाकी विपरीत सदिश इनका मान 0 होता है। इसमें समान सदिश में समान सदिश 0 होता है, अदिश में विपरीत सदिश 0 होता है। जैसे यहां देखें
जे का के में गुणा किया, जे का के में गुणा, तो जे का के में गुणा करने का क्या बनेगा दोस्तों, आई बनेगा। आई का के में गुणा, जबकि होना चाहिए था के का आई में गुणा, लेकिन हो रहा उल्टा आई का के में गुणा। जब उल्टा गुणा होता है तो चिन्ह आ जाता है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का जे के। आई का गुणा जे में, देखिए तो आई का गुणा हो रहा है जे में, आई का गुणा जे में, तो क्या होगा के। समान सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा एक होता है, माइनस है तो माइनस जे का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, एक। के का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, एक से कट गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम अदिश और सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। अब अगर दोस्तों कोण आ गया, कभी भी इस टाइप एक सवाल आ गया, मान लो इन्हें दिया कि ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, तो मॉड ए डॉट इंटू बी वेक्टर बराबर ए क्रॉस और बी, ए क्रॉस बी। अब हम यहां से थीटा का मान निकालना, तो आप देखिए यहां पर चूंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए इंटू बी का मॉड बटे ए मॉड इंटू बी मॉड, और साइन थीटा बराबर अगर हम देखें तो यहां होता है ए क्रॉस बी का मॉड बटे ए मॉड और बी मॉड। यहां से दोस्तों देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, यदि अगर हम इनको बराबर कर लें, ये दोनों तो इक्वल है ना आपस में, ठीक है, तो इन दोनों के हम मान निकाल लें, तो क्या हो जाएगा यहां पर मान क्या हो जाएगा, इनका मॉड लगा हुआ तो सीधे क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मॉड। यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसका यहां बड़ा क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और यहां हो जाएगा ए क्रॉस बी। जीरो तो दोस्तों इक्वल है, जब जी दोनों इक्वल है तो जी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। दोस्तों साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा करते हैं, तब दोस्तों इसको हम साइन में बदल सकते हैं, यानी साइन को कॉस में बदलना तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा इस साइड आया तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90, यानी 2 थीटा बराबर हो गया 90, तो थीटा बराबर आ गया दोस्तों 45। तो इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आ जाता है तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों ये था अपना अध्याय 10, जो कि आपको किसी चीज से सीखना है, किसी 2 नंबर का सवाल आना है और इससे 3 विकल्प आना है, तो विकल्प इन्हीं में से बनेंगे, इन्हीं को अच्छे पढ़ना है। एक और दोस्तों इसमें बात है त्रिभुज का क्षेत्रफल की। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, सदिश दिए गए हैं तो सदिश के लिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये लगाना है आपको सदिश के लिए, मतलब अगर बिंदु में दिए गए हैं, बिंदु के रूप में दिए गए, निशान के रूप में दिए गए, अगर निशान नहीं दिए गए तो सूत्र लगाना आपका 1/2 a क्रॉस b, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्रॉस यहां पर होगा दोस्तों सदिश गुणनफल, तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। संरेख पूछा जाएगा तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 0, अगर क्षेत्रफल 0 तो संरेख हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संरेख और दिखाना दोस्तों, 2 सदस्यों को जोड़ने पर तीसरा सदस्य आना चाहिए, अगर ऐसा है तो भी वो संरेख होते हैं। तो अगर उनको त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे जा सकते हैं, संरेख पूछे जा सकते हैं, या कोण पूछ सकते हैं, या लास्ट वाला दोस्तों दूरी हो सकता है, दोनों के बीच की दूरी दोस्तों पूछ ले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों दूरी का भी फॉर्मूला, बस इसके अलावा और कहीं भी आपसे नहीं पूछेगा, तो इतना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यही से आपके विकल्प भी बन जाएंगे और एक सवाल बन जाएगा। अब देखते दोस्तों अपना 11 त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से 3 तो आना दोस्तों विकल्प, और 2-2 नंबर के 2 आना है यहाँ से सवाल, ठीक है। तो सिर्फ सवाल ऐसे आना है कि जिनमें हमें समीकरण दिए जाएंगे उनका मान ज्ञात करना, तो हमने यहाँ उसकी डिटेल लिख दी कि आपसे किस प्रकार से क्या पूछ सकता है। सबसे पहले एबीसी, कोई भी अगर रेखा दी गई है, कोई भी बिंदु दिया है, तो एबीसी क्या होते हैं उसके दिक् अनुपात, यानी अगर निर्देशांक दिए गए तो पहले हम निकालते उसके दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात दोस्तों क्या होते हैं एबीसी। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1, निर्देशांकों को जब हम घटाते हैं तो जो मान निकालते हैं वो अपने दिक् अनुपात कहलाते हैं। जब दिक् अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों ये होता है अपना दिक्कोज्या निकालने का फॉर्मूला, इससे हम दिक्कोज्या lmn निकाल सकते हैं। ये दोस्तों संबंध होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्योंकि l को दोस्तों हम cos अल्फा कहते हैं, m को cos बीटा कहते हैं, n को cos गामा कहते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है।
अब दोस्तों यहां से क्या, सबसे पहला तो है आपको वो कोण दे सकता है, कहेगा दिक्कुज्जय कहती है, तो कोण है तो आपको यहां मान रख देना है, तो आपको दिक्कुज्जय मिल जाएगी। दिक्कलपात दिए हो आपको, तो आप इसकी मदद से दिक्कुज्जय ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दो कोण दिए गए हैं, किसी तीसरा कोण ज्ञात करना, तो आप इस संबंध में रखकर निकाल सकते हैं। यानी यहां से आपका सवाल आएगा तो आप आराम से या तो दिक्कुज्जय या इस संबंध से लगा सकते हैं। विकल्प भी यहां से पूछा जा सकता है। अब रेखा का सदिश, दोस्तों यदि रेखा एक बिंदु से होकर जाती है और उसके दिक्कलपात है, तो जो होता है रेखा का सदिश समीकरण और जो होता है रेखा का कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। जहां ए बी सी क्या होता है दोस्तों, दिक्कलपात। यहाँ ए x1 y1 z1 होते हैं गुजरने वाले बिंदु और ए बी सी होते हैं दिक्कलपात। यहाँ पर ए वेक्टर होता है गुजरने वाले बिंदु का सदिश और बी वेक्टर होता है दिक्कलपात का सदिश। ठीक है। रेखा का सदिश समीकरण कब रेखा का सदिश समीकरण, जब रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरे। जे एक बिंदु से होकर गुजरे और जे दो बिंदुओं से होकर गुजरे, तो जो होता है रेखा का सदिश समीकरण, और दो बिंदुओं से होकर गुजरे तो जो होता है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो आपको याद रखना हमेशा आ जाता है, सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण बदलिए, कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण बदलिए। तो इनको आपको अच्छे तरीके से सीख लेना। रेखा दोस्तों यदि लंबवत होती है तो थीटा का मान हमेशा 90 अंशों का होता है, और लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। आपको याद कर लेना। रेखा समांतर होगी तो थीटा का मान होता है 0, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जो होती है अपनी समांतर रेखाओं की शर्त। समांतर होगी तो ये शर्त। दो रेखाओं के मध्य का कोण, दोस्तों यदि सीधे सीधे हमें दिक्कलपात दिए गए बिंदु में, तो जो होता है दो रेखाओं के बीच का कोण, इसमें हमें a1 a2 b1 b2 c1 सबके रख देना है मान दिक्कलपातों के, निकल आएगा अपना आंसर। यदि सदिश रूप में दिया गया तो दोस्तों सदिश रूप में b1 यानी पहली रेखा का सदिश समीकरण और b2 यानी दूसरी, यानी ये अगर एक रेखा दी गई है तो इस टाइप दोस्तों दो रेखा दी जाएंगी, तो एक का ये b है, एक का क्या होगा b1, तो दूसरे क्या होगा b2 होगा। तो इस तरीके से मान रख के हम कोण निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समतल आ जाए कुछ भी आया तो कौन से सूत्र नहीं बदलता, बस याद रखना आपको। मान लो n के रूप में आ गया समतल का, तो बस यहाँ पर हो जाएगा n1 वेक्टर n2 वेक्टर बटे n1 वेक्टर का मॉड और n2 वेक्टर को। तो आपको याद रखना कि सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा दी गई उनके बीच की दूरी अगर सदिश रूप में है तो हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक है। अब अभिलंब के रूप में भी समतल का समीकरण है, तो r वेक्टर बराबर होता है n कैप बराबर d, जहां d होता है दोस्तों दूरी और n कैप का जो मान होता है वो होता है n वेक्टर बटे n वेक्टर का मॉड। तो यहां से हम n कैप का मान निकाल सकते हैं। और यहां से दूरी दोस्तों हम जो होता है इसका कार्तीय समीकरण समतल का, और जो होता है अभिलंब के रूप में समतल का सदिश समीकरण। अब यहां से पेपर में क्या है दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है आपके कोण ज्ञात कीजिए, cos थीटा से निकाल देना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इससे निकाल देना। अब मूल बिंदु अभिलंब की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं अभिलंब की दूरी, अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी। तो ध्यान रखना तो डी का मान, तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, हमें एल एम एन बना लेना है, जो मान यहाँ बन जाएगा वो कहलाएगा अपना डी का मान, तो मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर आपसे आ जाएगा लंबा शर्तें दी जाएंगी और रेखा इसको बोले समीकरण बनाइए। यदि दी रेखाएं क्या बिंदु दिए जाएंगे उस रेखा का रेखा का समीकरण बनाइए, तो सीधा बिंदु दिया तो आपको याद रखना है ए वेक्टर बदलने वाला बिंदु, बी वेक्टर दिक्कलपात, जो होता है कार्तीय रूप को समास क्या बनाना पड़ेगा सदिश समीकरण में, या सदिश समीकरण को बनाना होगा कार्तीय समीकरण। तो इससे रिलेटेड आपको सवालों को देख लेना, यही सवाल है, यहीं से आपके विकल्प भी पूछे जाएंगे और यहीं से आपके सवाल भी पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ से 3 विकल्प बनना है, 2-2 आना है इसके 2 सवाल। अब देखते दोस्तों हम अगला हमने 12 दिया। तो दोस्तों अब अध्याय अपना 12 जिसका नाम है रैखिक प्रोग्राम। दोस्तों यहां से भी विकल्प आना है 3, ठीक है, 2 से 3 विकल्प आएंगे और यहां से आने 4 नंबर का सवाल। तो दोस्तों सवाल तो हमने यहां लिख दिया, अगर आप ये सवाल लगा लेते हैं तो इसी टाइप का सवाल आएगा आपसे बन जाएगा। बस विकल्प है दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ी सा इसमें क्योंकि हिंदी वाले विकल्प भी आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अगर ठीक है तो या तो इनसे आएगा, कोई नहीं आएगा तो आप इस सवाल से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ कोई वैल्यू दी जाएगी, उसकी मान रखने के लिए मान रख कर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर दिया जाएगा, मान लो समीकरण दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू पता होगी तो वाई की वैल्यू निकाल देंगे, वाई की पता होगी तो एक्स की वैल्यू, मतलब सिंपल आएगा निकालने के लिए। या तो परिभाषा आ सकती है तो वो हम यहाँ पर लिख दिए। उद्देश्य फलन दोस्तों क्या होता है, आपको परिभाषा पता काफी, उद्देश्य फलन क्या है। तो रैखिक फलन z बराबर ax प्लस के बी वाई,
ax प्लस by, जबकि a भी अचर है जिनका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण होना है एक उद्देश्य फलन। यानी जो सवाल दिया गया है ए भी अचर में दिया गया है जेड, इसका जो मान है हमें निकालना है कि इसका अधिकतम है कि निम्नतम है। तो जो हमें जेड के लिए जो अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना है उसी को दोस्तों हम उद्देश्य फलन कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से परिभाषा को पढ़ लेना। व्यवरोध क्या होते हैं? एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर रैखिक असमताओं या समीकरण या प्रतिबंध व्यवरोध कहलाता है। कोई भी प्रोग्राम समस्या दी उसके चरों पर जो रैखिक समीकरण की जो असमताएं होती है या जो समीकरण होते हैं जो प्रतिबंध होते हैं उन्हीं को हम व्यवरोध कहते हैं। सुसंगत क्षेत्र प्रदत्त समस्या के लिए एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के ऋणोत्तर व्यवरोध x y = 0 सहित सभी व्यवरोधों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र या हल कहलाता है। यदि अपने ग्राफ बनाया और दोनों ग्राफों में जो मान है जो दोनों ग्राफों में मिल रहा है तो कहलाएगा अपना सुसंगत क्षेत्र, और इसके जो बाहर होगा क्षेत्र उसको दोस्तों कहते हैं असंगत। अगर उसके साथ है तो उसको बोलेंगे सुसंगत, और यदि उसके अतिरिक्त इसके एक्स्ट्रा जो क्षेत्र है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं असुसंगत क्षेत्र कहते हैं। ये सुसंगत क्षेत्र और असुसंगत क्षेत्र होना पड़ेगा। इष्टतम या अनुकूलतम हल क्या होता है? सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान यानी अधिकतम या न्यूनतम दे एक इष्टतम हल कहलाता है, या यही अनुकूलतम हल कहलाता है। इष्टतम हल को ही हम अनुकूलतम हल भी कहते हैं। तो जी आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो देखिए किस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। बस जैसा कि हम लगाएंगे इसी तरीके से आपको पेपर में भी लगाना है, बस सवाल चेंज होगा यानी समीकरण चेंज होंगे बट मेथड चेंज नहीं होगी, मेथड यही होगी। देखिए जैसे कि यहां दिया गया है हमें किसकी वैल्यू जेड का निकालना, जेड बराबर 3x प्लस के 5y हमें निकालना। क्या निकालना? इसका अधिकतमीकरण, ठीक है। अब यहां पर समीकरण दिया गया हमें x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10 है, एक है 3x प्लस y लेस देन इक्वल है 15, क्वेश्चन सेकंड है, और दिया गया x y ग्रेटर इक्वल है 0। अब यहां देखते हैं हम इसको। सबसे पहले उसका हमें इक्वेशन लेना है, फर्स्ट समीकरण 1 लेना है सबसे। तो समीकरण कितना अपना x प्लस के 2y बराबर है 10। यहां दोस्तों एक बार हमें x इक्वल टू 0 रखना है। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो दोस्तों यहां देखिए क्या बन जाएगा, x का मान 0, 2 5 6 10, ठीक है। जब y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का 0 तो 0 हो जाएगा, यहां बचेगा कितना दोस्तों 10। इसका बना लेंगे हम एक डिब्बा टाइप पे ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सकें। जब x पे दोस्तों हमने रखा है यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू आई 5, जब y पे रखा हमने 0 तो x की वैल्यू आई 10। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है दोस्तों, 3x प्लस के y लेस देन इक्वल 15 यानी 15। यहां भी लेंगे जब x इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू इससे इक्वल टू लेंगे तभी तो सॉल्व होगा। तो यहां पर सीधा देखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। जब y इक्वल टू 0 तो यहां देखिए y का 0 तो 5 है 15, x इक्वल टू 5। इसका एक हम ब्रैकेट बना लेंगे। जब x पे 0 तो y पे 5, ठीक है, सॉरी जब x पे 0 तो y पे 15, y पे 0 तो x पे 5, जी हमने बना लिया। इसका बनाएंगे दोस्तों हम ग्राफ। थोड़ी और बड़ा बना लें, ठीक है, थोड़ी बड़ा ताकि संख्या भी ज्यादा है बन जाए आराम से। यहाँ क्या होगा दोस्तों, ओरिजिन यानी यहाँ क्या होगा, मूल बिंदु होगा, 0 0 होगा। यहाँ देखिए x होगा ये y होगा। x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पर 5, ये मान लो y पर 5, x पे 10 y पर 0, x पर 10 यहाँ है y पर 0, मतलब j हो गया अपना 0 5, तो j हो गया अपना 10 0। इस तरीके से ये कैसी रेखा निकल जाएगी, ठीक है। किसकी रेखा है, तो ये समीकरण है x प्लस 2y 10, इसकी है x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखें
दूसरे देखें x पे 0 y पे 15, x पे 0 y पे 15 मान लो यहां पर है कहीं पे, यानी 15 0 15 यहां पर है, ठीक है। तो x पे 5 y पे 0, तो x पे 5 y पे 0 मान लो यहां कहीं पे है, तो जो इस तरीके से जो भी बन जाएगा। जे समीकरण कितना होगा दोस्तों, तो जे समीकरण होगा x 3x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल 15 का हो गया, लेस देन इक्वल 10 का। अब दोस्तों दोनों में सुसंगत क्षेत्र क्या है, तो सुसंगत क्षेत्र कितना है दोनों में, जे देखिए आप दोनों में, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो दोनों का सुसंगत क्षेत्र जे है। हमने निकाला इसका अधिकतम मान कितना होगा, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र मिल गया। पॉइंट कितने देखिए आप, 1 2 3, बस हमें इसका निकालना क्या है, इसका जो प्रच्छेद बिंदु कितना है। तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 15। तो इसको हम कर लेंगे लोकल मेथड से सॉल्व, ठीक है। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1 का मल्टीप्लाई, 3x प्लस के 3 2 6, 3 10 30, ठीक है, 3 1 3x, y 1 y, 50 1 50, यानी ठीक है 15 के 15। तो यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर जितना तो सॉल्व हो जाएंगे 6 में से, यानी 6 में से 5 y, 30 में 15 बच गए 15, y इक्वल टू आ गया 5 3 15। समीकरण 1 में मान रखते हैं समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस के y का मान 3 बराबर 10, x बराबर 10, 3 दूनी 6 माइनस के, तो x इक्वल टू कितना आ गया देखिए 4, यानी x आ गया 4 और y आ गया 3। देखिए अब z बराबर कितना आएगा, तो इसका मान z बराबर 3x प्लस के 2y। मैंने कहा इसका अधिकतम विकर्ण, तो क्रमशः निकालेंगे बिंदु सबसे पहले 0 0 पर, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 इक्वल टू आ जाएगा 4। दूसरा देखें बिंदु 5 0 पर, तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 3 गुणे 5 प्लस के 2 गुणे 0, z बराबर आ गया 15। फिर देखें बिंदु 4 3 पर, 4 3 गुणे 4 प्लस के 2 गुणे 3, 3 चौके 12 प्लस 2 6, 12 से कितने हो गए 18, तथा बिंदु कितना हो गया 0 5। तो यहाँ देखिए 0 5 पे कितना हो गया, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 5, कितना हो गया 5 दूनी 10। तो देखिए आप कौन से मान अधिकतम आया है, देखिए आप 18 अधिकतम है, यानी बिंदु 4 3 पर अधिकतम मान कितना है, अधिकतमीकरण या अधिकतम मान कितना हो गया 18, ठीक है, क्या हो गया 18 और जी कहलाएगा अपना। दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी सवाल आ जाए, मेथड यही होगी, कोई सा भी सवाल आ जाए इस तरीके से हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो विकल्प भी यहीं से आएंगे और यहाँ से सवाल भी एक जरूर। अब अपना अध्याय 13 है, जिसका नाम है दोस्तों प्रायिकता। सबसे पहले दोस्तों प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को उसकी प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पीई बराबर NA बटा NS, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दोस्तों आपको बता दें निश्चित प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है, असंभव या अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है, कुल संभव घटना जितनी घटित हो सकती है सबका योग 1 होता है, घटित होने प्लस न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, और जो प्रायिकता होती है दोस्तों वो P जो होती है प्रायिकता वो आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। क्या दोस्तों 0 से 1 के बीच में होती है सब प्रायिकता जो घटित होती है, बाकी निश्चित तो 1 होती है, अनिश्चित 0 होती है। अगर दोस्तों प्रायिकता संघ दिया गया तो हम फॉर्मूला संघ बराबर क्या होता है PA प्लस P माइनस के A सरनेस्ट V। जो फॉर्मूला पे याद जरूरत पड़े तो उस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ई और एफ यदि तो घटना है तो ई में एफ के घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला जे होता है, ई के एफ में घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला जे होता है। अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो ई सरनेस्ट एफ बराबर होता है पीई इंटू पीएफ होता है, जहां ई बटा एफ ई में एफ की होने की प्रायिकता होती है पीई और एफ में ई की होने की प्रायिकता होती है पीएफ। साथ में यहां दोस्तों अगर हम संग आ जाए पीए संग बी तो इसको दोस्तों हम पीए प्लस का पीबी भी लिख सकते हैं, मतलब इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है।
जी के ई संग एफ में होने की प्रायिकता, जी की ई में होने की प्रायिकता, जी की एफ में होने की प्रायिकता, जी की ई सरनेस्ट एफ में होने की प्रायिकता। तो जी आपको फॉर्मूले याद रखना है। अगर प्रश्न अपवर्जी घटना है तो ए सरनेस्ट बी बटे एफ का मान कितना होगा, 0 होगा। इसलिए पी ए संग बी बटा एफ, पी ए बटा एफ, पी बी बटा एफ क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर। तो ये फॉर्मूले आपको इतने याद रखना है। अब हम आपको कोई भी सवाल बताते हैं कैसे इनका उपयोग करना है। जैसे पहले ही सवाल है, मान लो इसका पहला है, दूसरा कोई भी देख ले। जो जैसा कि हम आपको तीसरे नंबर का सवाल बताते हैं, इसमें सब कुछ आ गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें लगभग सब कुछ पूछा गया है। देखिए तीसरे नंबर का सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 13 का, पी ए 0.8 है, पी बी 0.5 है, पी बी बटा ए यानी ए की बी में होने की प्रायिकता 0.4 है। सबसे पहले हमें निकालना है ए संग बी। दोस्तों ए संग बी के फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों ए संग बी निकालना है, तो ए संग चूंकि पी ए संग बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या होता है, तो हमने बी बटे ए का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो बी बटे ए का फॉर्मूला क्या होता है, बटे ए बराबर क्या होता है, पी ए सरनेस्ट बी बटा पी ए, जो होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां देखा मान रखना कितना है इसका मान, कितना देखा बी बटे ए का मान कितना, 0.4। ए सरनेस्ट बी, पी ए का मान देखें यहां से कितना है 0.8, गुणा कर लें तो पी ए सरनेस्ट बी बराबर कितना हो गया, 4 8 32। जगह आपका एक आंसर। दूसरा देखें, दूसरा है पी ए बटा बी। दोस्तों पी ए बटा बी का तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पी ए बटा बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए सरनेस्ट बी बटा होता है पी बी, जिसका फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूले मान रखते हैं, सरनेस्ट का मान निकाल ही चुके हैं हम, और पीवी का मान पता ही है कितना, 0.5। दशमलव चाहे तो काट दें, ठीक है, दशमलव हटा दें तो 0 कितना जाएगा, 5 का 30, 5 चौके 20, कितना गया, पी ए बटा बी हो गया अपना आंसर में आ गया दोस्तों 0.64। ठीक है, जो अपना यहां से आंसर आ गया, ठीक है 0.64 अपना आंसर आ गया। अब देखें तीसरा है पी ए संग बी निकालना, पी ए संग बी, तीसरा नंबर का निकालना, पी ए संग बी का मान निकालना। पी ए संग बी, दोस्तों अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला लगा दें, बट हम ये नहीं लाएंगे क्योंकि जो फॉर्मूला कब का है, अपवर्जी का। जब घटना कैसी हो, अपवर्जी हो, यहाँ वर्जी नहीं, सॉरी स्वतंत्र हो, क्या हो घटना है, स्वतंत्र हो। यहाँ घटना दोस्तों स्वतंत्र नहीं है, तो जी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर सबसे पहले लिखा था पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए सबनेस्ट बी। इस फॉर्मूले मान रख के निकाल सकते। तो पी ए का मान देखें 0.8, पी बी का मान देखें 0.5, पी ए सबनेस्ट बी का मान देखें तो निकाल चुके हैं, कितना निकला था 0.32। कितना 8 5 13, 1.3 माइनस की 0.32, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें इसमें से 8 9 कितना 0.98। तो जी आ गया दोस्तों आंसर। तो देखो इस तरीके से हम ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर स्वतंत्र लिखा तो अलग फॉर्मूला हमने आपको बताया, अगर स्वतंत्र नहीं है तो ये अलग फॉर्मूला यूज करना, करते चलना। तो देखिए आप चाहे 5 माह हो, पहला दूसरा तीसरा 5 माह, कोई भी सवाल हो इसी तरीके से लगाना। तो आपका एक सवाल जी आएगा 2 नंबर में, कोई सा भी सवाल पूछाएगा 2 नंबर में आएगा, बहुत ही सिंपल सवाल रहेगा। तो आपको करके जरूर देखना। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक जी सवाल आ गया, बोले पी ए बराबर है 1/2, पी बी है 0, तब पी ए बटा बी कितना होगा बताइए। आप विकल्प में मान लो इस टाइप का सवाल आपसे पूछने के लिए आ गया, बताइए पी ए बटे बी बोले कितना होगा।
तो बस आपको फॉर्मूला याद करना है कि पी ए बटे बी बराबर होता है पी ए संग बी बटा पी बी। यहां आपने देखा पी ए संग बी का मान तो पता नहीं है, लेकिन पी बी का मान पता है, वो कितना है 0। और किसी भी संख्या में 0 का मान है तो उसको मानते हैं इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, और जो हो जाएगा इसका। तो कोई भी सवाल आएंगे दोस्तों इसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करना है और इनके सवाल भी लगा के देख लेना है। मैक्सिमम क्योंकि 2 नंबर का आना तो यही सवाल ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इस वीडियो के बाद हम बनाएंगे अपना दूसरा वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 1 से लेके 1 अध्याय से लेके पूरे 6 अध्याय तक के विकल्प और उनके सवाल, जैसा कि इस वीडियो में हम बताएं।